जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी शब्द से पूछे गए कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे स्वर को और व्यंजन को। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। हिंदी शब्द से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो हम जाने जो हमारी भाषा है, यानी कि हमारे देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। और जो ये भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष धातु से बना है, यानी कि ये जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। इसे प्रश्न आपका पूछा जाता है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित। मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जो हम कुछ लिपि चिन्ह बना लेते हैं, जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अगर इसे प्रश्न एक भी और भी पूछा जाता है कि हिंदी जो है शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द। उसके बाद हम देखें, अगर संविधान में इसकी स्थिति की बात करें तो संविधान में इसे जो है 22 भाषाओं में से एक है ये, और राजभाषा का जो है दर्जा दिया गया है। राजभाषा का अर्थ होता है राजभाषा का अर्थ होता है कि कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा। कार्यालयी कामकाज की जो भाषा होती है, जैसे कार्यालयी कामकाज की भाषा जो है क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी जो है भारत के कार्यालय कामकाज की भाषा है, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक, यानी कि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, यानी कि कार्यालय कामकाज की भाषा है। इसकी जो लिपि है वह देवनागरी है, और यह जो है फारसी भाषा का शब्द है। संविधान में जो है 22 भाषाओं में से एक है। ये देखें 22 भाषाएं हैं आपकी, संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है। हिंदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेपाली है, असामी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 22 भाषाएं हैं। संस्कृत, हिंदी, नेपाली, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसके लिए एक अलग से इसको याद करवाने के लिए ये जो 22 भाषाएं हैं, इसकी एक ट्रिक की एक क्लास आपको दे दी जाएगी, जिससे जो है ये जो आपके 22 भाषाएं हैं, जो इनके प्रश्न आते हैं, इनको कब कब किस तरह से मान्यता प्राप्त हुई, तो इसकी भी एक आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी। फिलहाल ये जाने की 22 भाषाएं हैं, और इन भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। उनमें से एक हिंदी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। संविधान की हिंदी के जो संविधान की स्थिति की बात करें तो भाग 17 में इसका उल्लेख है। भाग 17 में अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 तक इसका उल्लेख पाया जाता है। भारतीय संविधान में इसकी स्थिति की बात करें
तो भाग 17 में अनुसूची 8वीं है और अनुच्छेद जो है इसका 343 से लेकर के 351 तक है। इसके अलावा देखिए प्रश्न आपका पूछा जाए तो 3000 भाषाओं में से विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। 61.8 करोड़ लोगों की भाषा है। अर्थात पूरे विश्व में 61.8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। नामकरण की बात करें तो नामकरण इसका जो है सिंधु नदी के नाम पर हुआ है। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ हम जान लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है इसमें। एक नया पेज यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम। जो ईरानी थे जब वो भारत आए थे तो उन्हें जो है उच्चारण संबंधी दोष था। वो क्या करते थे, स को ह उच्चारित करते थे, स को ह उच्चारित करते थे। इसके अलावा जो है वह ध को द उच्चारित करते थे। अब इस प्रकार से जो सिंधु नदी है उनके उच्चारण में सिंधु को वो क्या उच्चारित कर रहे थे, हिंदू। इस तरह से जो है सिंधु जो है वह हिंदू उच्चारित हुई और इस तरह से हिंदू से हिंदुस्तानी, फिर हिंदवासी, फिर हिंदवासियों की भाषा हिंदी। इस तरह से जो है इसका नामकरण पाया हिंदी का सिंधु नदी के नाम पर। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं वर्ड को। अगर वर्ड की बात करें, वर्ड की बात करें तो वर्ड जो है यह लिखित रूप है, यह लिखित रूप है और जो ध्वनि है वह मौखिक रूप है भाषा का। और इन दोनों के से प्रश्न आता है आपका, जिसके टुकड़े न किए जा सके। यहाँ हमने देख लिया जो वर्ड है वह भाषा का लिखित रूप है और ये जो ध्वनि है यह भाषा का मौखिक रूप है। इसे एक और प्रश्न आता है कि वर्ड और ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो ऑप्शंस में या तो आपको वर्ड मिलेगा या तो ध्वनि मिलेगा। इन दोनों के टुकड़े हम नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हलंत जो वर्ड होता है, क है और ख है, या जो हलंत रूप होता है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें जो है हम स्वर मिला देते हैं तो यह जो है अक्षर बन जाता है और इसके टुकड़े हम कर सकते हैं। तो जो हलंत रूप होता है वर्ड का वही जो है वर्ड या ध्वनि कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला की डिफिनीशन है कि वर्णों के प्रश्न सब इसे पूछा जाता है व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहीं पर से इसे ध्यान देंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला भेद की बात करें हम तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद, तो वर्णमाला जो है दो प्रकार की होती है, या तो एक तो होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो वर्णमाला के भेद देखेंगे। वर्णमाला के भेद में दो प्रकार का वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर की क्या खासियत है? जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र। स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि जो है स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनि स्वर कहलाती है। देखिए दोनों में क्या अंतर हुआ। वर्णमाला में हमने पहले वर्ण को देखा, वर्ण और ध्वनि, जिस ध्वनि को मुख से निकालते हैं वह जो है ध्वनि होती है, और जिसे हम लिखते हैं यानी कि जो लिप चिन्ह होते हैं वो वर्ण होते हैं। यानी कि जो वर्ण होता है वह लिखित रूप होता है, जो ध्वनि होती है वह मौखिक रूप होता है। और इन दोनों की खासियत क्या है? इसे प्रश्न आते हैं कि इनके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला में हम देखेंगे यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि क्रमागत व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद में देखेंगे, वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की खासियत क्या है कि स्वर जो होते हैं वो उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब हम देखेंगे कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। स्वरों पे चर्चा कर लेते हैं। स्वर पे स्वर कौन कौन से हैं आपके? तो आपके स्वर है अ, आ, ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। यह जो है अगर देखा जाए तो कुल जो है कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13 है। अगर आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके 11 हैं। यानी कि जो दो अंग और अ हैं ये दोनों जो है अयोगवाह हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। और इनकी खासियत क्या है?
जो ये अंग है ये जो है आपका अनुस्वार है, जिसका दो रूप में प्रयोग होता है, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक में जो है चंद्र बिंदु होगी और अनुस्वार में सिर्फ बिंदी होगी। इसकी बात करें तो ये जो है विसर्ग रूप होता है। इससे बने हुए शब्द है जैसे अतः, इससे बना हुआ शब्द है जैसे चाँद, और इससे बना हुआ शब्द है अनुस्वार से जैसे चंद्र। देखें, हमने देख लिया स्वर को, इसमें भी देखेंगे स्वर भेद को जब जाएंगे तो डीपली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है सिर्फ हम देख रहे हैं स्वर कितने हैं और इससे किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो स्वर कितने हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं तो कुल स्वर आपके 13 है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो स्वर आपके 11 है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंग और अह क्या है तो अंग और अह जो है ये आपके अयोगवा है। यानी कि अयोग अर्थात इसकी डिफिनीशन की बात करें तो न ही स्वर और न ही व्यंजन, न ही ये स्वर हैं और न ही ये व्यंजन है। अयोगवाह की डिफिनीशन की बात करें तो अयोगवाह में देखेंगे कि ये जो न स्वर है और न ही व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं और इनका किस तरह से प्रयोग होता है, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो है हम व्यंजन को समझ लेते हैं। व्यंजन की संख्या देखेंगे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम क ख, कलर चेंज कर लेते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो है आपके स्पर्श व्यंजन है, इनको वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, इनको क्या कहेंगे हम, स्पर्शी या इनको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। या फिर इनको कहेंगे हम वर्गीय व्यंजन। ये जो है क से लेकर के म तक ये 25 वर्ण हैं, टोटल 25 वर्ण हैं और इनको जो है 3 नामों से प्रश्न पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये जो पहला वर्ग होता है इसे हम कहेंगे इसी नाम से क वर्ग। इसी तरह से ये जो है दूसरा वाला च वर्ग, तीसरा वाला ट वर्ग, चौथा वाला त वर्ग और पांचवा वाला प वर्ग। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में जो जिह्वा है वह यानी कि जो प्राणवायु है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जो प्राणवायु है वो स्पर्श तो करती है, इसके अलावा वो संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि क से लेकर के म तक के जितने वर्ड हैं ये सारे जो वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, या फिर ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल, व। य, र, ल ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो ये आपका जो है तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत श, उसके बाद ह। ये ऊष्म व्यंजन हो गए आपके 4, यानी कि 25 में ये जो है 4, 8 और हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसे जोड़े 33 हो गया आपका 33। तो ये जो है व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन 33 है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 है। अब इसमें और क्या छूट रहा है, इसमें छूट रहा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन त्र, ज्ञ और श्र, ये सारे जो है ये चारों जो व्यंजन हैं 2 वर्णों के मेल से या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा एक और व्यंजन है जो कई नामों से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं द्विगुण। द्विगुण कहेंगे या हम इसको कहते हैं नवविकसित। नवविकसित या फिर हम इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है अतिरिक्त। इससे सीधे जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और भी इसका नाम है उत्क्षिप्त। इतने सारे नाम और वर्ड कितने हैं, ड़ और ढ, जिससे शब्द एक बनता है जैसे पढ़ना, और इससे जो है आपका शब्द बनता है जैसे पढ़ना या चढ़ना या पढ़ना। तो इसकी भी आवश्यकता होती है हिंदी में। तो द्विगुण नवविकसित अतिरिक्त या उच्चित जो व्यंजन है वो ड़ ढ है। संयुक्त व्यंजन जो है आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र है। छ और त्र, ज्ञ, श्र की बात करें, अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर छ की बात करें कि छ किस तरह से बना है, तो छ बना है आपका क, उसके बाद प्लस मूर्धन्य श प्लस उसके बाद अ इसमें मिला है। त्र की बात करें तो त्र में जो है आपका त है प्लस र है प्लस अ है। ज्ञ की बात करें तो इसमें आपका ज है, फिर उसके बाद ञ है, उसके बाद फिर अ मिला है। स्र की बात करें तो स्र कैसे बना है, तो ये जो है आपका बना है तालव्य श, उसके बाद जो है आपका र, फिर उसके बाद जो है अ इसमें मिला हुआ है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है जिसे यानी कि
दो वर्णों से या 3 वर्णों से मिलकर के बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। द्विगुण और नवविकसित या अतिरिक्त या उच्छिष्ट व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो 2 है। तो अब जो है 33 और प्लस 6, तो 33 यानी कि व्यंजन, और जब 33 में हमने 6 प्लस कर दिया, ये जो है तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 39, ये आपके हो गए कुल व्यंजन, ये आपके कुल व्यंजन हो गए। अब कुल व्यंजन और इसमें जो है हम 13 जो है आपके स्वर मिला देंगे, 13, तो कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 52 हो जाएगा। यानी कि कुल वर्ण की संख्या करें तो कुल वर्ण कितने हो गए आपके, 52 हो गए। एक बार और समझ लेते हैं। क से लेकर के म तक ये आपके स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या 25 है। इन्हें जो है हम स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये जो है 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन आता है, जिसमें जो है तीनों श होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य श और दंत स। इसके अलावा ह, ये यहाँ तक मिला करके 33 व्यंजनों की संख्या हो जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो 33 है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो आपके 39 है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो 11 है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं, तो 13 है। यानी कि कुल स्वर और कुल व्यंजन को अगर हम एक जगह जोड़ देते हैं, तो कुल आपके जो है वर्ण हो जाते हैं 52। यानी कि वर्णमाला में टोटल आपके 52 वर्ण हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 है। वर्ण कितने हैं, तो 52 है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर भेद देखेंगे, इसके बाद हम जो है व्यंजन भेद देखेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे, जैसे जो 22 भाषाएं हैं, उनका भी एक लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, ताकि उसका जो प्रोसेस है, किस तरह से पहले 14 संख्याएं थी भाषाओं की, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ करके 22 तक पहुंची। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।